बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारी केमिस्ट्री क्लास 10 की है, लेक्चर नंबर 4 है और जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो 1 वाला है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ये एक्सरसाइज का आपका पहला लॉन्ग है जिसमें वो बताएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे कायम होता है। आपने इसको यानी कि उसने पूछना है आपसे क्वेश्चन, डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, यानी कि ग्राफ की मदद से ये बताएं कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब ये जानते हैं आप कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसके अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम होता है, लेकिन कब होता है? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मुकम्मल होने से पहले। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन मुकम्मल हो गया तो उसका मतलब ये है कि हमने या प्रोडक्ट निकाला है या रिएक्टेंट निकाला है, तब रिएक्शन मुकम्मल हुआ है। वैसे रिवर्स रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वो रिएक्शन चलता जाता है और रुकता नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं या रिएक्टेंट को कम कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर जो रिएक्शन मुकम्मल होता है। बहरहाल तो शुरू में सुन लें वो क्या बताना चाह रहा है। वो कहता है इन रिवर्स रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। उसके बाद कहता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन फिगर 9.3। अब जो हमारे पास यहाँ पे फिगर आपको नज़र आ रही है, कहता है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि इसको समझना है। मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए और उसके बाद हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से ज़हन में बैठ जाए। अच्छा बेटे, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद राइट नीचे आएँ तो टाइम जब वो लेफ़्ट राइट बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएँ तो टाइम क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे रेट ऑफ रिएक्शन नीचे से ऊपर जाएँ तो बढ़ रहा है, और नीचे वाली साइड पे जो टाइम है मिनट्स में लिखा हुआ है वो लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो बढ़ रहा है। पहली बात तो ये होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपने क्या समझना है, उसके बाद अगर आप गौर करें तो हमारे पास आ जाता है कि टाइम देखें। अब यहाँ पे अगर आप टाइम देखें तो ये ज़ीरो, यानी कि जब टाइम ज़ीरो है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, यानी कि रेट क्या था और टाइम कितना गुजरा था। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या पोजीशन थी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की क्या पोजीशन थी। अभी देखिए हम इसको देखते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था, तो जब टाइम थोड़ा सा गुजरा है, ज़ीरो पे नहीं, लेकिन जब टाइम थोड़ा सा गुजरा है, यानी कि 5 मिनट हुए हैं, 1 मिनट हुआ है, ये जो भी टाइम गुजरा है, तो शुरू में जो था, यानी कि शुरू में जो रेट ऑफ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था वो बहुत तेज़ था, यानी कि जो ही हमने रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन बहुत तेज़ हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था? बहुत तेज़ था। लेकिन जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था वो बहुत स्लो था। लेकिन जो ही टाइम गुजरा, मसलन देखिए 10 मिनट गुजरे हैं, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो पहले तेज़ था आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन शुरू हुआ है, लेकिन जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू हुआ है। इसी तरह से टाइम फर्स्ट कर लें 40 मिनट गुजर गए हैं, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कम हो गया और डिक्रीज़ हो गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और इंक्रीज़ कर गया। अब फर्स्ट कर लें हम 70 पे आ गए, 70 मिनट गुजरे हैं, अब जो रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन है वो और कम हो गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और ज़्यादा हो गया। अब एक वक्त आएगा, ये वाला पॉइंट जिसको आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे एक वक्त ऐसा आ गया है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो गए। अब इस स्टेट को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन चूंकि ये ऐसी स्टेट है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, इस वजह से इसको आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो बेटे ये ग्राफ है, मैंने कोशिश किया आपको जल्दी से जल्दी थोड़ा टाइम में समझा दूं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी, अच्छी तरह से दिन में बैठ गया होगा ग्राफ। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, या आपको नहीं समझ आया तो मैं किसी दूसरे तरीके से समझा दूँगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें बेटे हम नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे, और वो है हमारे पास, हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से ज़रा, क्योंकि ये अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो ये समझ लें कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी आप इसको देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए हमें वो क्या बताना चाह रहा है जी। तो
इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्रेशन रिएक्शन। कहते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो कब कायम होता है, कंप्रेशन ऑफ रिएक्शन से पहले पहले। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें कहते हैं एट इनिशियल स्टेज, शुरू में द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया ग्राफ के अंदर कि शुरू में यानी कि रिएक्शन का जब स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, और जो रिवर्स सेक्शन होता है एंड रिवर्स सेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट ए नेग्लिजिबल रेट। लेकिन जो रिवर्स सेक्शन होता है उसका जो रेट है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होता है, लेकिन जो रिवर्स सेक्शन होता है वो नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम रेट होता है। बट ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो गया, जैसा आपने ग्राफ में देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा था एंड रिवर्स सेक्शन स्पीड अप, जो रिवर्स सेक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली आकर एक ऐसा पॉइंट आता है, बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट। एक ऐसा पॉइंट आता है, आपको याद है वो कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम वाला। कहता है एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि दोनों का रेट जब वो सेम हो जाता है, बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी रिवर्स रिएक्शन भी दोनों का रेट सेम हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसा मैंने पहले बता दिया था कि अब ऐसी हालत को, ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा बेटे, आपको ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं ज़रा इसके एक एग्जांपल पे। अब मैं वो एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहता है कि चलें एक एग्जांपल भी दे दें। तो अभी देखें, आपने एग्जांपल वैसे पहले पढ़ ली हुई है और ये वही एग्जांपल दोबारा से मैं बताने लगा, हम फिर भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, मिसाल के तौर पर वो हमें बताता है कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन, अगर आपको याद हो या पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स, कहता है मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स को आप रिएक्शन करवाएं, उनके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएं, क्या होगा, सम ऑफ द मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर। तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल यानी कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि H2 + I2 चेंजेस इनटू 2HI, यानी कि H2 रिएक्ट करेगा I2 के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये जानते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जरा हम चलते हैं इससे नीचे, वो है रिवर्स रिएक्शन। कहते हैं एट द सेम टाइम फिर क्या होगा, सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि जब रिएक्शन ऊपर हो गया फॉरवर्ड तो उसी वक्त क्या हुआ फिर कि सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, कुछ जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था वो क्या होगा, डिकम्पोज, वो दोबारा टूट जाएगा बैक टू द हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था वो दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएगा, उसमें टूट जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन बताना चाहता है कि इसमें असल में हुआ क्या था। कहता है इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या होता है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। कहता है ये जानते हैं कि शुरू में जो हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार थी, जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की कम थी। क्यों भला, क्योंकि शुरू में रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो जब रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो ज़ाहिर रिएक्टेंट मिले नहीं है, प्रोडक्ट बना नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं है तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। तो इस वजह से ये वो कहता है, अब देखिए ना, एक चीज़ हमने बनानी है, अब उस चीज़ को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल तो इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन अभी हमने चीज़ बनाना शुरू नहीं की। तो जब तक हम चीज़ को नहीं बनाएंगे रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा, और रॉ मटेरियल हमारे पास ज़्यादा होगा, और जो हमने बनाना था वो भी बना नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। इस वजह से वो यही कहता है कि शुरू में क्या होता है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट, यानी कि शुरू में क्या होता है, जो रेट ऑफ कह लें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट की मिकदार इज़ हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो भी रिवर्स रिएक्शन से ज़्यादा तेज़ होता है। आप पढ़ चुके हैं ग्राफ में भी कि शुरू में रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की मिकदार कम होती है। और क्या पढ़ा आपने कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्टर होता है, ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की मुकाबले में। तो उसके बाद कहते हैं एज द रिएक्शन प्रोसीड, अब जो ही रिएक्शन होता है, रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्शन बढ़ता है आगे, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज। अब जो रिएक्टेंट्स की मिकदारें वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। वाइल दैट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन होना शुरू हो गया है, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस वजह से रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। अब कहता है कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड द रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब कहता है एक आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, नतीजे के तौर पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो शुरू में ज़्यादा था। कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है।
और जो रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड अल्टीमेटली और आखिरकार क्या होता है, द टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, और जो दोनों रेट हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। दस द इक्विलिब्रियम विल सेट अप, इस तरह से जो इक्विलिब्रियम वो कायम हो जाता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज दैट इज H2 I2 एंड HI, कहते हैं इनकी जो मिकदारें हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती हैं, बिकम कांस्टेंट, तो इसको ये कांस्टेंट हो जाती हैं। तो आप ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में आपने यही पढ़ा था कि जो रिएक्शन मिक्सचर होते हैं उनकी मिकदारें कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम पे। तो यही वो बात बताना चाहता है कि जब इक्विलिब्रियम कायम हो गया तो जिनकी जो कंसंट्रेशन थी वो भी कांस्टेंट हो गई। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अब देखिए नीचे देखें, पहले उसने हमारे पास पहले क्वेश्चन बताई थी सिंगल एरो से, वो फॉरवर्ड रिएक्शन था, फिर नीचे वाले भी सिंगल एरो से, वो रिवर्स रिएक्शन था। अब ये जो एंड वाला रिएक्शन उसने क्वेश्चन बताई है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें देखें डबल हेडेड एरो आपको नजर आ रहा है। तो बहरहाल ये हमारा बेटा टॉपिक था, हमने इसमें एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है, और आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग है जिसमें उसने बताया हुआ है कि एक रिवर्स रिएक्शन को डिस्क्राइब करें विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल या फिर ग्राफ। तो अभी इसका हेडिंग क्या बनती है, डिस्क्राइब ए रिवर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ए ग्राफ। तो तब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, तो तब आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट लिख देना है, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर बेटे आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो कोई चीज़ आपके ज़हन में हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो बेटे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।